हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप लोग हैं? कैसे हैं सब? और सब ठीक ठाक आप लोग? तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का लेक्चर नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 2, फिजिक्स क्लास 12 का लेक्चर नंबर 2, यूनिट नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, जैसे भी आपको समझना है वैसे समझ लो। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, उस पर आने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो नंबर 1 नहीं देखी है तो बच्चों आप वीडियो नंबर 1 देख लो, क्योंकि उसमें मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट डाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। और वीडियो नंबर 1 के लिए आपको करना सिर्फ इतना सा है कि आपको YouTube पे RKC ऑनलाइन स्टडी क्लास 12 सर्च करना है, तो मेरी वीडियो बिल्कुल फ्रंट पेज पर आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस आप लिखो और RKC लिख दो आगे क्लास 12, तो तब भी मेरी वीडियो आ जाएगी और आप क्लास 11 की 2022 वाली पहली वीडियो बैच नंबर फर्स्ट की देख सकते हो। ठीक है, उसमें मैंने बच्चों कराया यह था कि चार्जेस कहां से आते हैं, क्यों चार्ज की जरूरत पड़ी, किस फोर्स की वजह से चार्ज की जरूरत पड़ी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि किस तरीके से हम चार्ज को डेवलप कर सकते हैं। आगे हम कुछ मेथड पढ़ने वाले हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बॉडी को चार्जेबल कैसे बना सकते हैं और बॉडी को प्लस माइनस कैसे बना सकते हैं। लेकिन बच्चों आगे जाकर ना हमें एक प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी जिसको ग्राउंडिंग या तो अर्थिंग कहते हैं। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा कि ग्राउंडिंग और अर्थिंग क्या होता है, उसके बाद आगे हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज बॉडी और नेगेटिव चार्ज बॉडी करेंगे। ठीक है, इसका मतलब हम बॉडी को चार्ज करने के तरीके पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम अर्थिंग सीखेंगे बच्चों। अर्थिंग बहुत ही मस्त टॉपिक है अर्थिंग, और आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अर्थिंग के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो एग्जांपल मेरे पास यहां पर है, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है। अर्थिंग का सिंबल कैसा होता है, ऐसे करके नीचे ऐसे आप बड़ी लाइन, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे बना दो तो वो अर्थिंग का सिंबल होता है। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में? तो बच्चों देखो आगे जरा कहानी बढ़ाते हैं। तो हमारी जो ये अर्थिंग का मैंने साइन बनाया है, तो ये असल में अर्थ के अंदर जा रहा है, और हमारी जो अर्थ होती है वो बच्चों ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है? ओशियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ समुंदर, इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ समंदर। ठीक है, तो अगर यहां पे कुछ नेगेटिव चार्ज आ चुके हैं, मतलब इस बॉडी में नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में समझाया था, जिसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा होते हैं उनमें एक्सेस अमाउंट में क्या होता है, उनमें एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझाया था बच्चों मैंने आपको। और जिसमें पॉजिटिव होता है, इसका मतलब यहां पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, डेफिशिएंसी हो गई इलेक्ट्रॉन की। यहां पे इलेक्ट्रॉन भर भर के रखे हुए हैं इसमें, और यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो बच्चों क्या करता है ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन? अर्थिंग क्या करती है? अर्थिंग करती यह है कि आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, आप ऐसा करो इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। अर्थ बोलती है कि इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, तो इलेक्ट्रॉन तो बच्चों नीचे जाना शुरू कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन अर्थ में जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी है, आप उससे अर्थ से कनेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रॉन नीचे जाना शुरू कर देंगे, नेगेटिव चार्ज नीचे जाना शुरू कर देगा। और वी नो दैट क्लास 11 क्या हमने क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि किसी भी तार में अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहे हैं तो बताओ करंट किधर फ्लो हो रहा है? करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहे हैं तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन फिर उसकी अपोजिट होगी। यह हमने पढ़ा है, क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इवन क्लास 7 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं बच्चों। बेसिक जो साइंस होती है उसमें हमने पढ़ा है। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जब नीचे जाते हैं तो करंट किधर जाता है बच्चों? करंट को आई से दिखाते हैं, करंट आपका ऊपर जाना शुरू कर देता है, करंट आपका ऊपर जाता है, इलेक्ट्रॉन आपका नीचे आता है। एक केस आपका ये हो गया। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो वो बोलते हैं कि यार आपके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, कोई बात नहीं हम देते हैं इलेक्ट्रॉन। ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं भैया अर्थ को, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो भैया ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं तो वो हेल्प भी तो करेगा। यहाँ तो बहुत ज्यादा थे तो ले लिया उसने इलेक्ट्रॉन, कोई बात नहीं मुझे दे दो, ग्राउंड में दे दो इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या बोलते हैं यहाँ पर ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको नेगेटिवली चार्ज करने की कोशिश करेगा कि चलो आप इलेक्ट्रॉन ले लो, आपके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो आप इलेक्ट्रॉन ले लो। अब इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो करंट किधर की तरफ होगा? करंट नीचे की तरफ होगा। वेरी गुड। ठीक है, तो आगे बच्चों आपको समझ में अर्थिंग क्या होता है। अगर कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी होगी उसको अर्थ से जोड़ोगे, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ, करंट ऊपर की तरफ। लेकिन कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगी तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी में ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमारी जो अर्थ होती है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा देती है बॉडी को, और करंट फिर नीचे की तरफ फ्लो होता है।
तो जब हम चार्जेस, दोनों टाइप के चार्जेस, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, जब हम किसी बॉडी के चार्जेस अर्थ से शेयर करते हैं, अपनी जमीन से शेयर करते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं बच्चों ग्राउंडिंग या तो अर्थिंग। क्या कहते हैं? ग्राउंडिंग या तो अर्थिंग। और यहीं पर ही ग्राउंडिंग और अर्थिंग बच्चों खत्म नहीं होता है, ये भी बहुत तरीके की होती है। इसमें मेजर दो टाइप्स आते हैं और पोल्स लगाए जाते हैं। एक लंबा सा टावर लगाया जाता है और टावर में एक अलग से तार होते हैं जो ग्राउंड में जुड़ी हुई रहती है, और ग्राउंड को खोद कर पहले कोयला वोयला चारकोल वारकोल डालते हैं और मेटल्स की भी कुछ चीजें डालते हैं, उसको फिल करते हैं, तब जाके वो तार उसमें डालते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं अर्थिंग में, ये आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर जहां तक अभी तक यूज था, जहां तक अभी तक रिक्वायरमेंट है, तो उतना ही मैं पढ़ा रहा हूं अभी आपको, क्योंकि आगे जाके तो देखो पढ़ना ही है ये सब कुछ। लेकिन बस इतना पता होना चाहिए आपको कि ये ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिव बॉडी होगी तो नीचे चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव बॉडी होगी तो ऊपर चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन। बस इतना मालूम होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके मैं मेथड जो समझाने वाला हूं उसमें अर्थिंग का आपका केस आएगा, इसलिए मैंने पहले ही समझा दिया, ठीक है। और बच्चों एक दो चीजें और हैं, जरा वो भी समझ लो। आपके पास बच्चों जो घरों में वायर्स होती है ना, वायर्स, आपके घरों में जो वायर्स होती है, तो वायर्स आपकी ब्लैक कलर की भी होती है। वायर्स आपकी क्या बोलते हैं, वायर्स का गुच्छा होता है ना किसी भी एप्लीकेशन में, कोई भी एप्लीकेशन हो, 3 पिन एप्लीकेशन हो, आपकी प्रेस हो गई, आपकी आयरन हो गई, उसमें 3 हिस्से नहीं होते हैं, 3 पिन नहीं होती है, एक ऊपर मोटी सी पिन होती है, नीचे 2 पिन होती है, ठीक है। तो वो उन तीनों पिनों में 3 तार होती है, एक या तो ब्लैक कलर की होती है, कभी उसको ब्लू कर देते हैं, और मेरे पास येलो कलर नहीं है, आई एम एक्सट्रीमली क्या कहूं मैं, ठीक है। तो येलो, ठीक है, तो मैंने ब्लू से येलो को लिख दिया। तो ये जो एक ब्लैक कलर की तार होती है, उस ब्लैक कलर की तार को कभी कभी जो कंपनी होती है वो ब्लू कर देते हैं, और कभी कभी उस ब्लू तार को कभी कभी येलो भी कर देते हैं। तो एक कलर कोडिंग होता है बच्चों, कलर कोडिंग होता है। और कलर कोडिंग का मतलब ये है कि ये वाली जो तार होती है, ये वाली जो तार होती है असल में न्यूट्रल तार होती है। कैसी तार होती है? न्यूट्रल मतलब जिसमें करंट वरंट आपका फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, सपोर्ट के लिए होती है न्यूट्रल तार, ठीक है। सेकंड होती है आपकी बहुत ही खतरनाक, जिसमें खतरनाक वोल्टेज, खतरनाक करंट आपका फ्लो करता है, और इसको बोलते हैं लाल तार, ठीक है, खतरे की निशानी। तो ये जो आपकी लाल तार होती है बच्चों, इसको बोलते हैं लाइव वायर। क्या बोलते हैं? लाइव वायर। इसी में ही आपका करंट, इसी में वोल्टेज आपका सबसे ज्यादा खतरनाक दौड़ता है, इसी यही रिस्पॉन्सिबल है करंट को पास करवाने के लिए हमारे अलग अलग एप्लीकेशंस में। और हमारी तीसरी जो हमारी जमीन से जुड़ी हुई है वो है हमारी ग्रीन वायर, यानी के अर्थ वायर, ठीक है। तो बच्चों देखो होता क्या है, होता यह है कि ये तीनों की तीनों लगी हुई रहती है, जैसे आप प्रेस चला रहे हो। कैसे समझाऊं मैं आपको, तो एक पिक्चर दिखा देता हूं मैं आपको। एक पिक्चर देखो, तो इस पिक्चर में बच्चों आप देख रहे होंगे एक बड़ा सा होल है, बहुत बड़ा सा होल है, ठीक है। तो वो जो होल है बच्चों, उसमें 3 पिन के जो ऊपर मोटा वाला पिन होता है, जो अर्थिंग वाला होता है, वो आता है, ठीक है। और नीचे के जो दो होते हैं, एक होता है उसमें न्यूट्रल, एक होता है उसमें लाइव, ठीक है। तो होता क्या है असल में, जो आपकी एप्लीकेशन है, ऐसी एप्लीकेशन हो गई, ऐसे जैसे ये मान लो ये प्रेस है आपकी, ठीक है, इतनी गंदी प्रेस, हाँ यार इतनी डायग्राम पे मत जाओ यार, ठीक है। देखो तो हुआ ये कि तीनों तारें फिक्स हो रखी है, ये वाली तार भी फिक्स हो रखी है, और ये मेरी लाल तार भी इसमें फिक्स हो रखी है, ऐसे लाल तार फिक्स हो रखी है, और ये मेरे पास ग्रीन वाली मेरी सपोर्टिव वाली वायर भी फिक्स हो रखी है। ये तीनों ज्वाइन करे जाते हैं, पैरेलल में ज्वाइन करे जाते हैं, और क्या बोलते हैं 3 पिन में लगा हुआ है, ये 3 पिन में ऐसे लगा हुआ है, ये ऐसे करके ये मोटा वाला हिस्सा होता है उसमें लगा हुआ है ऐसे, ठीक है। और पता नहीं मैंने बुलेट क्यों बना दी देखो एक ये हो गई, एक ऐसे और एक ऐसे। अपनी ड्राइंग काफ़ी ख़राब हो गई यार, जब से बायो नहीं है ना, हाँ ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, आपके पास 2 पिन होते हैं, नीचे की तरफ 1 पिन होता है वो मोटा सा, और सॉकेट कुछ ऐसा होता है, ये सॉकेट समझ लो, ये सॉकेट है मेरे पास, एक मोटा हिस्सा, ये छोटा हिस्सा, ये छोटा हिस्सा, ठीक है। तो ये जब आप इसके अंदर पुट करोगे तो करंट फ्लो करेगा, लेकिन किसी वजह से अंदर की जो लाइव वायर है, किसी वजह से अंदर की जो लाइव वायर है, ये वाली जो लाल वाली जो लाइव वायर आप देख रहे हो, इसने ना, इसका हल्का सा भी अगर
प्रेस को छू जाता है, हल्का सा भी पार्टिकल प्रेस को छू जाता है तो प्रेस में ओवरऑल करंट दौड़ना शुरू कर देगा, प्रेस में चारों तरफ करंट आना शुरू कर देगा। अब बच्चों का प्रेस में करंट आएगा और ऊपर का तो चलो प्लास्टिक का होता है, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे अगर आपने पकड़ रखा है तब तक तो आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर गलती से आपने यहाँ पे छू दिया तो आपको भयंकर करंट लगेगा, भयंकर करंट, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, अगर कभी लाइव वायर में गड़बड़ी हो गई, कभी लाइव वायर का वो वाला हिस्सा जो कनेक्शन से जुड़ा हुआ है वो अगर आपका किसी वजह से खींचातानी से गिरती रहती है प्रेस, कुछ भी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए प्रेस का बेचारी का, ठीक है, तो उसकी वायर हल्की सी अगर उसके मेटल पे छू जाती है तो कनेक्शन कुछ इस तरीके का होता है कि जितना भी करंट दौड़ रहा होता है ना वो हमारी ग्रीन वायर में आ जाता है, जितना भी करंट दौड़ रहा होता है वो हमारी कहाँ आ जाता है, ग्रीन वायर में, और ग्रीन वायर से करंट हमारा इस वाले होल में जाता है। और ये वाला जो होल होता है बच्चों, जो आप अपना क्या बोलते हैं, आज स्विच बोर्ड फाड़ के देख लो, खोल के देख लो, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, अंदर आपको क्या बोलते हैं खाली मिलेगा और इस पे एक प्लेट जुड़ी हुई होगी जो आपकी घर की वॉल से जुड़ी हुई होगी, घर की वॉल से जुड़ी हुई होगी, ठीक है। इसमें एक प्लेट होगी जो घर की वॉल से जुड़ी हुई होगी, और जो वॉल होगी बच्चों वो कहां से कनेक्ट है, वो जमीन से कनेक्ट है। तो जितना भी करंट ले जाएगी वो सारा का सारा जमीन में डाल देगी, वो सारा का सारा कहां डाल देगी, जमीन में। तो समझ में आया आपको कि कैसे करता है ये वर्किंग, कैसे करता है। अर्थिंग बच्चों ऐसे होती है, तो सिंपल सी है, अर्थिंग इस तरीके से करते हैं। ज्यादा डिटेल में समझना अभी तो नहीं है, लेकिन आगे जाके मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा इसके बारे में, इसके टाइप्स पढ़ेंगे, इसको किस तरीके से अर्थिंग करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, वो सारा सिखाऊंगा आपको। लेकिन अभी के लिए फिलहाल बस इतना समझ लो कि अगर हमारे पास कोई नेगेटिव प्लेट होती है तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जाते हैं, अगर हमारे पास पॉजिटिव प्लेट होती है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ आ जाते हैं। बस इतना समझना जरूरी है, इसके अलावा कुछ समझना जरूरी नहीं है। तो अब मैं आपको समझाता हूं मेथड्स ऑफ चार्जिंग, जो कि आपके पेपर में 2 मार्क्स में आता है, 2 मार्क्स में आता है। इसमें 3 चीजें होती है। पहली चीज होती है कंडक्शन, दूसरी चीज होती है इंडक्शन, और तीसरी चीज होती है फ्रिक्शन। तो आज जो मैं बात करूंगा वो इंडक्शन पे करूंगा, पूरा टोटल डिटेल आपको इंडक्शन समझा दूंगा, और अगले वीडियो लेक्चर में फिर कंडक्शन और फ्रिक्शन को समझ लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी से नोट करिए, जल्दी जल्दी से नोट करिए, फिर समझते हैं इंडक्शन। ओके बच्चों, चलिए मेथड्स ऑफ चार्जिंग करते हैं। और पहला मैंने आपको बता दिया कि मेथड ऑफ चार्जिंग जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की डेफिनेशन पढ़ने से पहले आप लोग भी मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, कैसा होता है। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है आपसे कि मेरे पास ये डस्टर हो गया, या मेरे पास ये मार्कर हो गया, या मेरे पास ये आपके पास, चलो डस्टर मार्कर तो प्लास्टिक है, शायद आप रिलेट ना कर पाओ, पर मेरे पास ये प्रकार की जीएफ हो गई, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास, तो ये मेटल है। तो मेटल में अभी मुझे ये बताओ, क्या जो मेटल है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, मेटल के अंदर क्या होता है। ये जो मेटल है, या मेटल बोल लो, METTER, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, बच्चों उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, किससे बनते हैं मैटर। तो आपका सिंपली आंसर होगा कि सर ये कैसे छोटी सी छुन्नू मुन्नू बात पूछ रहे हो मेरे से, कि एटम से बनते हैं भैया, एटम से बनते हैं, सिंपल सी बात है। और एटम के अंदर क्या होता है बच्चों, चलो वो भी बता दो लगे हाथों। तो आपका जवाब होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेंटर में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो मेरा जवाब मेरा अब अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि दुनिया भर में जितने भी आप चीजें देखते हो, चाहे मेरी शर्ट देख रहे हो, चाहे मेरा माइक देख रहे हो, चाहे मुझे देख रहे हो, चाहे मार्कर को देख रहे हो, चाहे बोर्ड को देख रहे हो, चाहे मोबाइल में मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मोबाइल को भी आप देख रहे हो, ठीक है, और आसपास भी आप देख रहे हो, ठीक है, नजरें आपकी हर जगह पे रहनी चाहिए। तो मुझे ये बताओ, सारी की सारी चीजें मैटर है कि नहीं है। तो आपका जवाब होगा सारी की सारी चीजें मैटर है। मैटर का मतलब वो एटम से बना है, एटम के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सिंपल सी बात मैं पूछ रहा हूं आपसे। और घूमता कौन है ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इसमें अभी इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, क्या इसमें अभी इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे इसमें। तो हाँ कि ना, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, बताओ घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं। तो वैसे वीडियो रिकॉर्ड के बाद डालूंगा, फिर कमेंट आएंगे, चलो ठीक है, कभी भी आप बताओ। वैसे आपके मन में आ जाना चाहिए, अगर डाउट भी आए बहुत अच्छी बात है, एक जिज्ञासा जाग जाती है कि हाँ यार घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं। तो हमारा जवाब है यस, घूम रहे हैं, एटम में भी घूम रहे हैं और एटम के बाहर भी घूम रहे हैं।
लेकिन आपका फिर एक मेरे पे काउंटर अटैक हो जाएगा कि अगर घूम रहे हैं, अगर मूवमेंट कर रहे हैं, घूम रहे हैं और अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो बिजली बन जानी चाहिए, क्योंकि हम तो क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 10 में हमने पढ़ा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इन अ किसी भी चीज में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। तो आप तो इसको हाथ में पकड़ ही नहीं सकते हो, आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन अगर इसमें घूम रहे हैं तो तभी भी इसका नेट चार्ज जीरो क्यों है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तब भी इसमें नेट चार्ज जीरो क्यों है, वो सिखाऊंगा मैं आपको पहले। तो बेसिक चीजों से सीखेंगे, फिर इंडक्शन पे जाएंगे, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पे जाएंगे, उसके बाद मेथड पे जाएंगे, तब जाके कुछ मजा आएगा, तब जाके कुछ किक मिलेगी। और आपको एक रियलिटी भी बताऊंगा मैं, ठीक है, वो रियलिटी सुनने के लिए रेडी रहना। देखो, तो यहां पे मैंने बात यहां पे करी कि मेरे पास यहां पे मान लो यहां पे चार मेरे पास चार्ज है, और चार चार्ज हमारे न्यूक्लियस के प्यारे प्यारे न्यूक्लियस के अंदर है, और यहां पर मेरे पास चार इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मेरे पास प्लस भी 4 है और इलेक्ट्रॉन भी मेरे पास क्या हो गए 4, तो इलेक्ट्रॉन भी मेरे पास 4 हो गए, प्रोटॉन भी मेरे पास 4 हो गए। जब ये बराबरी में होगा तो ये न्यूट्रल होगा। क्या शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे? बिल्कुल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पढ़ते हुए आ रहे हो, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं बच्चों। तो ये प्लस और माइनस बराबर है, तो इसका मतलब नेट चार्ज क्या हो गया, नेट चार्ज हमारा 0 हो गया। इसका मतलब नेट चार्ज हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आई बात? लेकिन बच्चों ऐसा है कि यहां पे मैं ऐसा करता हूं कि मैं इलेक्ट्रॉन को निकालता हूं, यहां पे मैं ऐसा करता हूं कि इलेक्ट्रॉन को निकालता हूं। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे कुछ एनर्जी चाहिए, और एनर्जी बच्चों आप लोगों को पता है कि नॉर्मल एनर्जी आप कितनी देते हो। क्या रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन निकल सकता है? तो इसमें भी डाउट हो सकता है आपको। क्या एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे निकल सकता है? व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपका 0 केल्विन टेम्परेचर होता है, और आपने क्लास 11 पे स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा होगा कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा माइनस वाला टेम्परेचर होता है। और कितना माइनस वाला टेम्परेचर होता है, जरा बताओ। 0 केल्विन टेम्परेचर में कितने डिग्री होते हैं? 0 केल्विन में कितने होते हैं? ये होते हैं -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो बच्चों एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, क्या इसमें भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे? मेरा सवाल है आपसे, क्या ये जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है इसमें भी इलेक्ट्रॉन घूमते हैं एटम में? बिल्कुल घूमते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेंगे तो एटम स्टेबल कैसे होगा? एटम अगर स्टेबल नहीं होगा तो मैटर कैसे स्टेबल होगा? वहां तो मैटर ही नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां पे आपको सॉलिड भी मिलेगा, लिक्विड भी मिलेगा, गैस भी मिलेगा। कहां पर? तो बच्चों एक जगह है नॉर्वे। तो जो नॉर्वे जगह होती है वहां पे टेम्परेचर कितना रहता है? लगभग -30 डिग्री से -40 डिग्री रहता है, -30 डिग्री से -40 डिग्री रहता है। तो आप मुझे ये बताओ, जो आपकी नॉर्वे जगह होती है, जिसका -30 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस होता है, तो क्या वहां पे भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे? बिल्कुल घूम रहे हैं यार। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेंगे तो वो जगह ही बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो किसी भी केस में घूमता है, बढ़िया तरीके से घूमता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहां पे अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, तो रूम टेम्परेचर हमारा होता है 25 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, कभी कभी 27 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। वो निर्भर करता है कि केमिस्ट्री के तौर पे कि फिजिक्स के तौर पे। लेकिन अगर रियलिटी देखी जाए तो 27 कम लेते हैं, 25 रूम टेम्परेचर ज्यादा ही लेते हैं हम। ठीक है, तो ये है जी। तो ये वाला जो टेम्परेचर है ये काफी ज्यादा है थर्मोडायनेमिकली। जो आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है, तो थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग आपने थर्मोडायनेमिक की पहली लॉ पढ़ी है। ठीक है, कि जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसकी एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है। आपने टॉपिक नंबर 2 पढ़ा है, लॉ नंबर 2 पढ़ी है कि जितना ज्यादा डिग्री ऑफ डिसऑर्डर होगा उतनी ज्यादा क्या होगा, उतनी ज्यादा चीजें स्पॉन्टेनियस होगी। एंट्रोपी पढ़ी आपने, क्या बोलते हैं सेकंड लॉ में। थर्ड लॉ में आपने क्या पढ़ा है? थर्ड लॉ में ये पढ़ा है कि जो प्योर क्रिस्टल होता है उसकी एंट्रोपी 0 केल्विन पे 0 होती है। तो ये आपने 3 लॉ पढ़ी है थर्मोडायनेमिक्स की। तो बच्चों थर्मोडायनेमिकली ये टेम्परेचर काफी ज्यादा अच्छा होता है। और अभी आपका टेम्परेचर कितना हो रहा है हमारे अकॉर्डिंग? अभी समर चल रहा है ना, तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाता है? अभी हो जाता है 30 हो जाता है, कभी 35 चले जाता है, कभी 40 चले जाता है। तो मेरा कहने का मतलब बच्चों ये है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इलेक्ट्रॉन जरूर निकलना चाहिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है उसको निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है।
कि नॉर्मल इलेक्ट्रॉन स्पॉन्टेनियस निकल सकते हैं? बिल्कुल निकल सकते हैं, बिल्कुल निकल सकते हैं। ठीक है, अभी आपके पास क्या बोलते हैं, जैसे ये प्रकार हो गया बच्चों, ये प्रकार हो गया, तो ये प्रकार के अंदर जो है क्या इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे? हाँ जी बिल्कुल चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं, पक्का चल रहे हैं। क्या इसमें से निकल भी रहे होंगे? आप हीट तो दे नहीं रहे हो, निकलेंगे कैसे? बिना हीट के भी निकलेंगे भाई, क्योंकि रूम टेम्परेचर ठीक है, तो रूम टेम्परेचर अगर इतना है और इतना भी है, माइनस में भी है, चाहे माइनस में है चाहे प्लस में है, तब भी निकलता है। तो बच्चों आपका एक डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया, चाहे टेम्परेचर कितना भी हो जाए, कितना भी कम हो जाए, कितना भी ज्यादा हो जाए, इलेक्ट्रॉन तो भाई मूव करेगा ही करेगा। इलेक्ट्रॉन कभी नहीं रुक सकता आपका। अगर इलेक्ट्रॉन रुक गया, एटम के अंदर चलते चलते इलेक्ट्रॉन रुक गया, तो ये समझ लो बच्चों आप, ये समझ लो बच्चों आप, बर्बादी हो गई उस समय, क्योंकि वो चीज फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, मैकेनिज्म रुक जाएगा। कभी नहीं होता यार ऐसा। ठीक है, तो कम से कम टेम्परेचर पर और ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर पे आपके इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। ठीक है, हाँ वो अब अलग बात है कि अगर मैं एक्सटर्नल एनर्जी दूंगा तो इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा निकल जाएगा, जो आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हो, डेल्टा IH कहते हो। अगर मैं यहाँ पे एनर्जी दूंगा तो इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी निकलना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर मैं इसको कुछ भी नहीं दे रहा हूं, नॉर्मल टेम्परेचर है, बिंदास यहाँ पे घूम रहा है वो, क्या अभी भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है, इतनी एनर्जी नॉर्मल है, निकाल सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा घूमेगा, हल्की सी एनर्जी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन घूमेगा 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 और ऐसे करके बाहर निकल जाएगा। ये मेरा इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकल गया। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया तो यहाँ पे अब जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, इफ रिमूव, इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो गई और प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। इसका मतलब ये वाला हिस्सा आपका प्लस हो गया, ये वाला हिस्सा आपका प्लस हो गया, ये वाला हिस्सा आपका प्लस हो गया और ये वाला हिस्सा आपका माइनस हो गया, ये वाला हिस्सा प्लस हो गया, ये वाला हिस्सा माइनस हो गया। तो ये मैंने एक एटम की बात बताई, ये मैंने एक एटम की बात बताई मैटरवा के अंदर। मैटर के अंदर एटम्स होते हैं, एटम्स घूमते भी हैं इलेक्ट्रॉन से और एटम से निकलते भी हैं। कितने पे निकलते हैं? कितने पे भी निकलते हैं। ठीक है, कितने पे भी निकलते हैं भाई, -30 पे निकल सकता है, -40 पे निकल सकता है, 27, 25 किसी पे भी निकल सकता है, किसी पे भी निकल सकता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया, ये सारी की सारी एटम वाली कंडीशंस। तो अगर एटम में घूम रहा है, एक और एटम बनाता हूं बच्चों, यहाँ पे भी एक एटम है, यहाँ पे भी सुंदर सा एक एटम है। तो ये जो एटम है इसमें 2 प्लस है और 2 इलेक्ट्रॉन है, मान लो 2 प्लस है 2 इलेक्ट्रॉन है, या चलो 4 ही मान लो, ये लो। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 ऐसा है, लेकिन इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि अंदर तक दबा हुआ है। मेरे पास पूरा बल्क का एक क्यूब है, क्यूब के अंदर सेंटर में, ये सरफेस पे था, ये सेंटर पर है, इसको ज्यादा कुछ फील नहीं हुआ, इसको ज्यादा कुछ फील नहीं हुआ, तो घूमता रहेगा ऐसे, घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। तो इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, ना तो इसमें प्लस चार्ज है ना तो इसमें माइनस चार्ज है। तो ये आपका न्यूट्रल वाला हो गया। मैटर के अंदर न्यूट्रल भी रहता है, मैटर के अंदर न्यूट्रल भी रहता है, मैटर के अंदर नेगेटिव भी रहता है, मैटर के अंदर पॉजिटिव भी रहता है। ये पूरा पॉजिटिव बन चुका है, ये वाला पॉजिटिव बन चुका है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक और प्लस माइनस ऐसे करके यहाँ पे ऐसे ये इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले गया, ये माइनस हो गया, तो एक माइनस मिल गया हमें, ये वाला हमें ये हिस्सा प्लस मिल गया। तो मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं आपको, मैं समझाने की बच्चों ये कोशिश कर रहा हूं, मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि आपके पास डेली लाइफ में जब तक आप किसी भी चीज में करंट नहीं देते हो, आप किसी भी लोहे में, आप किसी भी कॉपर में, आप किसी भी एल्यूमिनियम में जब तक करंट नहीं दोगे, तब तक हर एक बॉडी का, तब तक हर एक बॉडी का, हर एक मैटर का, हर एक बॉडी का, हर एक मैटर का नेट चार्ज 0 होता है। हर एक बॉडी का, हर एक मैटर का नेट चार्ज क्या होता है? 0 होता है। क्या उस बॉडी के अंदर सब न्यूट्रल है? नहीं, उस बॉडी के अंदर कुछ आपको न्यूट्रल भी मिलेंगे, कुछ आपको न्यूट्रल भी मिलेंगे, कुछ आपको न्यूट्रल भी मिलेंगे, कुछ आपको प्लस मिलेंगे, कुछ आपको प्लस मिलेंगे, कुछ आपको प्लस मिलेंगे और कुछ आपको माइनस मिलेंगे, कुछ आपको माइनस मिलेंगे। ठीक है, कुछ आपको प्लस मिलेंगे, कुछ आपको माइनस मिलेंगे। कौन कौन अपनी जगह पे रुका रहेगा, कौन कौन रेस्ट पर होगा? ये वाला जो न्यूट्रल होगा, ये वाला जो न्यूट्रल होगा ये रेस्ट पर होगा, ये मूवमेंट नहीं करेगा। और कौन मूवमेंट नहीं करेगा? ये प्लस वाला
रेस्ट पे होगा, ये भी रेस्ट पर होगा, ये भी मूवमेंट नहीं करेगा। माइनस वाला बच्चों मोशन करेगा, माइनस वाला चारों तरफ भाग रहा होगा खतरनाक तरीके से। तो अब मेरी बात का जवाब दो, क्या इसके अंदर ये मैटर है, ये मैटर है, लोहे का बना है, ये जो प्रकार है ये लोहे का बना है, क्या इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल है? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, न्यूट्रल भी है, प्लस भी है, माइनस भी है। न्यूट्रल और प्लस रेस्ट पे रहते हैं और माइनस वाले मूव कर रहे हैं, लेकिन ऑल ओवर चार्ज क्या होगा? जीरो। ऑल ओवर चार्ज क्या होगा? जीरो। एक बहुत ही बेहतरीन आपका क्वेश्चन बन चुका है बच्चों, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन पेपर में अगर आता है कि whenever no electric current is passed through the copper wire or aluminum wire, they have a charge or not? तो आपका जवाब होगा कि they have no charge, the net charge is zero, but inside the charges are neutral, पॉजिटिव और नेगेटिव। अंदर न्यूट्रल में मिलेंगे, पॉजिटिव में मिलेंगे, नेगेटिव में मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा लगातार, लेकिन ओवरऑल चार्ज क्या होगा? ओवरऑल चार्ज हमेशा जीरो होगा। जब तक आप कोई बैटरी या कुछ सेल वेल इसमें लगाओगे नहीं, तब तक बस ये यही करते रहेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। आगे बढ़ाते हैं बच्चों बात को, एक पॉइंट और आगे बढ़ाते हैं जरा। तो मेरी बात का जरा जवाब देना, इसमें मेरी बात का जरा जवाब देना। यहाँ पे लिख दूं, ये पूरा मैटर वहाँ हो गया आपका। तो यहाँ पर आपके पास ये है, ये प्लस 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 का था, और ये आपके माइनस 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 के इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन है ये छोड़ के चले गया था, लेकिन ये रुकेगा नहीं बच्चों, ये चलेगा भाई, ये नहीं रुकने वाला। और कितनी स्पीड से चलेगा? ये यहाँ जाएगा ऐसे करके, और ये यहाँ ऐसे करके यहाँ टक्कर मारेगा, ये यहाँ जाएगा, 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 ऐसे जाएगा, और इलेक्ट्रॉन ये मोशन करता रहेगा। इलेक्ट्रॉन मोशन लगातार इस मैटर के अंदर, इस कॉपर के अंदर, इस एल्यूमिनियम के अंदर करता रहेगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि इसकी स्पीड जो है वो 10,000 सेंटीमीटर पर सेकंड होती है बच्चों। 10,000 सेंटीमीटर पर सेकंड, इतनी ज्यादा स्पीड होती है इसकी, खतरनाक स्पीड होती है। ठीक है, तो मेरा सवाल आपसे यह है, अगर इसकी इतनी ज्यादा स्पीड होती है तो ये मेटल बाउंड्री सरफेस से बाहर क्यों नहीं निकल जाता? ये मेटल की जो बाउंड्री है, ये मेटल की जो बाउंड्रीज है, इसमें से बाहर ही क्यों नहीं निकल जाता? बताइए। एक सवाल है आपके लिए कि जब भी किसी बॉडी में करंट वरंट पास नहीं कराते हैं, तो आप ये बोल रहे हो कि उस बॉडी के अंदर न्यूट्रल भी होते हैं, और क्या बोलते हैं, प्लस भी होते हैं, और माइनस भी होते हैं। और माइनस वाले जो हैं वो लगातार इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से भाग रहे हैं, अबाउट 10,000 सेंटीमीटर पर सेकंड से भाग रहे हैं। तो इतनी तेजी से अगर वो भाग रहे हैं, तो क्या वो मेटल सरफेस से क्यों नहीं निकल जा रहे हैं बाहर? उनको तो मेटल सरफेस से बाहर निकल जाना चाहिए, है ना भाई? तो क्यों नहीं निकल रहे हैं वो बाहर? तो अगर वो बाहर निकल गए, अगर ये इलेक्ट्रॉन, सुंदर सा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पे चार्ज डिसबैलेंस हो जाएगा। और चार्ज डिसबैलेंस का मतलब आप जानते ही हो, जब भी रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, किसी भी मेटल से रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो मेटल क्या बन जाता है? पॉजिटिवली चार्ज। तो ये जो मेटल प्लेट है ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगी, मेटल प्लेट पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगी, और यहाँ पे एक फील्ड बन जाएगी, यहाँ पे एक फील्ड बन जाएगी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि इतना खतरनाक होगा कि इसको दोबारा अंदर खींच लेगी, जो कि इतना खतरनाक होगा कि दोबारा अंदर खींच लेगी। तो चाहे ये प्रकार है आपके पास, प्रकार के अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से भाग रहे हैं, बहुत तेजी से भाग रहे हैं, इसके अंदर बहुत तेजी से भाग रहे हैं, लेकिन ये प्रकार से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, वैसे ही प्रकार क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को दोबारा वापस खींच लेगा। इसी वजह से हमेशा ये बॉडी क्या होगी? न्यूट्रल होगी। ओवरऑल चार्ज हमेशा जीरो होगा, ओवरऑल चार्ज हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। मुझे बता दो एक बार, समझ में आ गया आपको इतना? समझ में आ गया आपको इतना? एक बार सम अप कर दें इसको जल्दी जल्दी, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब यह है, अभी डेफिनेशन तक नहीं पहुंचे हैं, अभी बस ये पहुंचे हैं हम यहाँ तक, ठीक है? इसके बिना नहीं कर सकते थे ना, इसके बिना करना यार वो नहीं है, बहुत वैसा है यार ये टॉपिक, ठीक है? तो देखो आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे, इफ इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ बाउंड्री, अगर इलेक्ट्रॉन
आउट ऑफ बाउंड्री जाता है, देन बॉडी हैव पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज। बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एंड देयर इज अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इट कम बैक इनटू मेटल सरफेस, और वो दोबारा मेटल सरफेस पर आ जाता है। इतनी ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंदर खींच लेती है, अंदर खींच लेती है। तो क्लियर हो गया आपको? इतना कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां से हमारा एक पॉइंट क्लियर हो गया कि बॉडी में जब तक हम भी कोई सेल या बैटरी नहीं लगाएंगे तो चाहे कोई सी भी मेटल बॉडी हो, उसका ओवरऑल चार्ज हमेशा क्या रहेगा? जीरो। और अंदर की कंडीशन मैंने आपको समझा दी। अंदर आपका क्या बोलते हैं, हो सकता है वो न्यूट्रल नहीं घूमता रहे, हो सकता है कि थोड़ा रूम टेम्परेचर पे सरफेस वालों को एनर्जी अच्छी मिल गई, तो हो सकता है वो रिमूव होकर एक प्लस एक माइनस बना ले, पर प्लस और माइनस एक दूसरे के बराबर होता है। न्यूट्रल तो न्यूट्रल ही होता है, इसलिए ओवरऑल हमारा मैटर क्या होता है? न्यूट्रल होता है, इसलिए ओवरऑल चार्ज क्या होता है? जीरो होता है। नेट चार्ज हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। इतनी बात आ गई बच्चों आपको समझ में? हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना? ओके, चलिए एक और समझिए। अब जरा डेफिनेशन समझा दो, ठीक है? ये इसी से कनेक्ट है, ऐसा मत समझना कि कुछ फालतू हो रहा है, इसी से कनेक्ट है। अब देखो आपको कितना मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सब डायरेक्ट बता देते हैं, बुक में भी डायरेक्ट ही होता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं इसमें कि होगा क्या। अब देखिए जरा, यहां पर मेरे पास एक एग्जाम्पल में ले रहा हूं बच्चों, यहां पर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं सुंदर सा, ठीक है? एग्जाम्पल है मेरे पास, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, कि यहां पे मेरे पास एक बॉडी हो गई, यहां पे मेरे पास एक बॉडी हो गई, और ये मेरे पास न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी बोल दो या इसको अनचार्ज बॉडी बोल दो, अनचार्ज बॉडी बोल दो, जिसका ओवरऑल चार्ज जीरो होगा, जिसका ओवरऑल चार्ज जीरो होगा, नेट चार्ज जीरो होगा। पर मेरा सवाल आपसे ये है, क्या इसके अंदर कुछ चार्जेस होंगे? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल, न्यूट्रल चार्जेस भी मिलेंगे, प्लस भी मिलेंगे, माइनस भी मिलेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सब मिलेगा, इसलिए पढ़ाया बस। तो बच्चे लोग समझ लेते हैं न्यूट्रल बॉडी का मतलब कुछ नहीं, अंदर कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन बच्चों चल रहा है, चल रहा है, खतरनाक रिलेशन चल रहा है, आपको नहीं पता है पर चल रहा है, ठीक है? किसी ना किसी का तगड़ा रिलेशन चल रहा है अगल बगल में, पर चल रहा है, ठीक है? तो समझो इस बात को, ठीक है? इधर समझो इस बात को कि जो भी न्यूट्रल बॉडी होती है, जो भी अनचार्ज बॉडी होती है, हमेशा नेट चार्ज जीरो, हमेशा नेट चार्ज जीरो, हमेशा नेट चार्ज जीरो। लेकिन अंदर कुछ न्यूट्रल एटम भी मिलेंगे, अंदर कुछ प्लस भी मिलेगा, अंदर कुछ माइनस भी मिलेगा। सिंपल, सिंपल हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है? लेकिन इसी में ही मैं एक काम अगर ये करूं, इसी में ही अगर मैं एक काम ये करूं कि अगर मैं यहां पर कोई पॉजिटिव बॉडी ले आऊं, अगर मैं यहां पे कोई पॉजिटिव बॉडी ले आऊं, ये कोई चार्ज पॉजिटिव बॉडी ले आया, चार्ज पॉजिटिव बॉडी में यहां पे ले आया, ठीक है? और ये वाला जो मटेरियल है इसका क्या होगा बच्चों? क्या होगा? कुछ माइनस इस तरफ आ जाएंगे, कुछ माइनस इस तरफ आ जाएंगे, और कुछ प्लस माइनस, कुछ प्लस माइनस प्लस माइनस इधर रहेंगे, कुछ प्लस माइनस इधर रहेंगे, ठीक है? कुछ माइनस इधर आ जाएंगे, कुछ प्लस माइनस इधर रहेंगे, ठीक है? और यही आप बुक में अगर डायग्राम देखोगे तो बुक में प्लस और बिल्कुल माइनस दिखा रखा है, यहाँ पे कोई माइनस दिखाई नहीं रखा है। अब ये राज की बात सुनो, ये राज की बात क्या है, जरा सुनो, ध्यान से सुनना। मूव कौन कर रहा है जरा बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर? मूव कौन कर रहा है? मूव कौन कर रहा है? ये बच्चों रेस्ट पर है, पॉजिटिव भी रेस्ट पर है। मूव कौन कर रहा है? नेगेटिव वाला क्या करेगा? मूव करेगा, नेगेटिव वाला मूव करेगा। तो नेगेटिव वाला जो मूव करेगा, मान लो कि नेगेटिव वाला हर 5 सेकंड में मूव कर रहा है, नेगेटिव वाला हर एक 5 सेकंड में मूव कर रहा है, नेगेटिव वाला हर एक 5 सेकंड में मूव कर रहा है। इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, वापस अपनी जगह पे आ रहा है, ठीक है? मूव करके फटाफट ऐसे 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 करके 5 सेकंड में, 5 सेकंड में इधर, ऐसे ऐसे मूव करके बहुत तेजी से 5 सेकंड में दोबारा इधर, ऐसे हो रहा है यहाँ पे। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे टाइमिंग बढ़ गई। मूव करके जब इधर आया ना, तो प्लस ने उसको रोक लिया, उसने बोला यार यहाँ पे मेरा प्यार है, यहाँ पे मुझे अट्रैक्शन फील हो रहा है, यहाँ पे मुझे अट्रैक्शन फील हो रहा है। और ऐसे समझ लो, ठीक है, कि यहाँ पे आपकी कोई बंदी आ गई,
ठीक है, समझ लो नॉर्मल तरीके से। यहाँ पे आप वेट कर रहे हो, आपकी बंदी आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है, फिर उसने बोला कि यार यहाँ पे तो अट्रैक्शन फील हो रहा है, तुम भी बोलोगे हाँ मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ, वो बोलेगी हाँ अट्रैक्शन फील हो रहा है, बढ़िया अट्रैक्शन फील हो रहा है। लेकिन क्या हुआ, इतना भी अट्रैक्शन नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज वाले बाहर ही निकल जाए, इतना भी अट्रैक्शन नहीं है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकल जाए, इतना अट्रैक्शन नहीं है। तो बेचारी वो लौट फिर के दोबारा से ज्यादा समय यहाँ पे बिता के और आपका काट के चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो मैं क्या कह रहा हूँ, समझो बात को समझो, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, कभी कभी ऐसी मैं खतरनाक बातें कर देता हूँ, पर आई एम अ वेरी सीरियस टीचर। देखो यहाँ पे आपके पास ये माइनस है, यहाँ पे आपके पास ये माइनस है, ये बेचारा माइनस से टहलते 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 यहाँ पे पहुंचा। उसने बोला अच्छा खासा अट्रैक्शन फील हो रहा है, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा 15 सेकंड तक, मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा 15 सेकंड तक। यहाँ पे मैं घूम फिर के 5 सेकंड, घूम फिर के 5, घूम फिर के 5 यहाँ पे रुक रहा था, लेकिन यहाँ पे 15 सेकंड तक रुकूंगा। लेकिन इतनी फोर्स नहीं है इसकी, इतनी फोर्स से नहीं खींच रहा है, इतनी फोर्स से नहीं खींच रहा है कि इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकल जाए। तो उसने बोला वेस्ट है यार, 15 सेकंड वेस्ट कर दिया मैंने अपने। फिर दोबारा घूम के अपना दोबारा वापिस, फिर दोबारा कि क्या बोलते हैं यार एक बार और जाके देखता हूं। तो आप समझ रहे हो बात को, आप समझ रहे हो बात को। आपने अगर नॉर्मल पढ़ाई करी होगी, नॉर्मल आपके नोट्स होंगे अभी इस चीज के, तो आपने एक पॉजिटिव बॉडी दिखाई होगी, और पॉजिटिव बॉडी जब आपने ऐसे दिखाई होगी तो नेगेटिव उसकी तरफ आ गए होंगे, और प्लस आपने बिल्कुल उधर दिखा देंगे। पर बच्चों ऐसा केस नहीं होता यार, बिल्कुल ऐसा केस नहीं होता। माइनस वाला जो है प्लस की तरफ जाएगा, ज्यादा समय बिताएगा, ज्यादा समय बिताएगा, उसका दोबारा वापस आ जाएगा, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि इतना अट्रैक्शन नहीं है कि वो सरफेस से बाहर निकल सके, इतना अट्रैक्शन नहीं कि वो सरफेस से बाहर निकल सके, ठीक है, समझ में आया आपको। तो बच्चों इतना तो यहाँ पे हो चुका है कि एक तरफ माइनस हो चुका है, एक तरफ प्लस हो चुका है, ठीक है। और इस चीज को क्या बोलते हैं, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस हो चुका है, तो इस चीज को क्या बोलते हैं कि ये चीज पोलराइज हो चुकी है, ये चीज पोलराइज हो चुकी है, पोलराइज, एक तरफ प्लस हो गया एक तरफ माइनस हो गया। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, इस चीज को फजान रूल कहते हैं एटम्स के केस में। आपके पास यहाँ पे कोई प्लस वाला एटम आ जाता है और यहाँ पे आपके पास कोई गैसियस एटम होता है, गैसियस एटम। तो गैसियस एटम क्या, ये प्लस वाला क्या कर देगा, माइनस को अपनी तरफ खींच लेगा, और ये प्लस वाला जो है इस तरीके से माइनस इधर आएगा, प्लस ऐसे। इसको फजान रूल कहते हैं, शेप डिस्टॉर्टेड हो जाती है, ठीक है। तो इसे भी पोलराइजेशन कहते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक लेवल। लेकिन अकॉर्डिंग टू बॉडी, किसी बॉडी की अगर बात करें तो वो भी पोलराइज हो गई, वो भी पोलराइज हो गई। तो सिंपल है। और इस पूरे चीज को कहते हैं, इस पूरे फिनोमिना को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इस पूरे फिनोमिना को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो समझो बात को मैं क्या कह रहा हूं। व्हेन अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर द अनचार्ज बॉडी, अगर मैं इस चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास ले जाऊंगा तो अनचार्ज बॉडी पोलराइज हो जाएगी। अनचार्ज बॉडी क्या हो जाएगी, पोलराइज, एक तरफ माइनस आ जाएगा एक तरफ प्लस आ जाएगा। और इसी फिनोमिना को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एग्जांपल नंबर बी। एग्जांपल नंबर बी है बच्चों इलेक्ट्रोस्कोप का। मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्कोप, और मैंने आपको आगे बता दिया था कि इलेक्ट्रोस्कोप में एक चीज मुझे जरूर बतानी है, क्योंकि जब तक इंडक्शन नहीं पढ़ाया था तो तब तक मैं बता नहीं सकता था ना, इसलिए अब पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोस्कोप को क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्कोप में होता यह है कि ये होता है, ये मेटल की ऐसे रॉड होती है, उसके बाद ये अंदर तक ऐसे जाता है ऐसे, और यहां पर आपकी गोल्ड फॉइल लटकी भी रहती है। ये गोल्ड फॉइल AU फॉइल आपकी लटकी भी रहती है। गोल्ड का सिंबल क्या होता है, AU होता है, सिंपल। तो अभी क्या है ये, अभी मैंने यहाँ पे ना कोई चार्ज बॉडी लगाई ना कोई अनचार्ज बॉडी लगाई। अभी मुझे बताओ बच्चों क्या है ये, यहाँ पे ग्लास लगा दिया, ये ग्लास हो गया, ये हो गया आपका जी ग्लास, सुंदर सुंदर सा, ठीक है। बताओ जी, ये पूरा मेटल का है, ये पूरा कॉपर का होता है, और ये आपका उसका होता है गोल्ड का, ये गोल्ड लीफ होती है। तो आप मुझे बताइए अभी इसमें क्या देखने को मिल रहा है। तो आपका जवाब होगा सर यहाँ पे अभी के लिए फिलहाल, अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए फर्स्ट पॉइंट पे कि टोटल जो नेट चार्ज है वो आपका 0 है। क्या इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल पार्टिकल मिलेंगे? नहीं, इसके अंदर भी हमें न्यूट्रल पार्टिकल मिलेंगे, P प्लस भी मिलेगा और E माइनस भी मिलेगा। ये रेस्ट पे रहता है, ये रेस्ट पे रहता है, ये क्या करता है, मूव करता है। तो ये चीजें हमें अभी इसको देखने को मिलेगी। इतना क्लियर हुआ। लेकिन जब मैं यहां पर एक ऐसी मान लो मैं यहां पे पॉजिटिव बॉडी ले आया, मैं यहां पे क्या लिया है, पॉजिटिव बॉडी, ग्लास रॉड मैंने यहां पे लगा दी,
तो पॉजिटिव बॉडी जैसे बच्चों मैं यहाँ पे लाया तो आप मुझे बताओ इसमें हलचल होना शुरू होगी और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऊपर की तरफ आना शुरू कर देंगे। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऊपर की तरफ ऐसा आना शुरू कर देंगे। तो ये वाला हिस्सा माइनस हो जाएगा, 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 माइनस इस तरफ आ जाएंगे, माइनस इस तरफ आ जाएंगे। देखो भाई प्लस वाली जो रॉड है अगर अनचार्ज बॉडी लगाता हूं तो माइनस इधर प्लस इधर आ जाता है ना। तो यहाँ पर अगर मैं प्लस वाली लगाता हूं तो माइनस ऐसे ऊपर की तरफ आ जाएंगे। तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा, नीचे यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा। इसी वजह से गोल्ड फॉइल एक दूसरे को रेपेल कर देगी, इसी वजह से गोल्ड फॉइल एक दूसरे को क्या कर देगी, रेपेल। तो यहाँ पे भी क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो गया, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो गया। तो बिल्कुल इलेक्ट्रोस्कोप का जो काम होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्कोप भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन समझाने में मदद करता है। और बच्चों एग्जाम्पल नंबर सी, एग्जाम्पल नंबर सी। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर सी क्या है मेरा, एग्जाम्पल नंबर सी है कि आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है, इवन हमारे घर तो यार काफी छोटे हैं, ठीक है, चाहे 2 मंजिले हो चाहे 3 मंजिले हो उसके हिसाब से छोटे ही हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है जो बिल्कुल आसमान को छू रही है बच्चों, तो वहां पे ना बिजली गिरने का खतरा होता है। जो बादल आते हैं ना, क्लाउड आते हैं, तो बिजली गिरने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो इस वजह से बिल्डिंग का जो ब्लॉक होता है, या आप क्या बोलूं, आप बिम जो होता है, बिम आप समझते हो, चारों तरफ जो पिलर्स उठाए जाते हैं उसे बिम कहते हैं। तो बिम के साथ ही एक लोहे का एक क्या बोलते हैं लाइटनिंग एरिस्टर लगा देते हैं। तो यहाँ पे जैसे बिल्डिंग है मेरे पास, जैसे ये बिल्डिंग समझ लो, ये बिल्डिंग हो गई, ये हो गई जी सुंदर सुंदर सी बिल्डिंग, और यहाँ पे एक सुंदर सुंदर सी कन्या बना देते हैं, ये हो गई, छिच्छी इसके तो बाल ही नहीं है तो देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर दिया मैंने, अर्थ से कनेक्ट कर दिया क्योंकि अर्थिंग का भी केस होगा इसमें। ये मैंने लोहे की रॉड लगा दी यहाँ पर, लोहे की मान लो या किसी की भी मान लो, ये ऐसे ऊपर तक जा रही है, और ये हमारा क्या बोलते हैं इस तरीके से ये मेटल रखता है, ये मेटल कुछ इस तरीके से लगता है, ठीक है। इसको बोलते हैं लाइटनिंग एरिस्टर, इसको बोलते हैं लाइटनिंग एरिस्टर, ठीक है, लाइटनिंग एरिस्टर कहते हैं बच्चों से। तो जैसे ही बादल ऊपर आया, जैसे ही बादल ऐसे ऊपर आया, ये क्लाउड ऐसे ऊपर आया, क्लाउड मान लो, ये क्लाउड है जी, ठीक है। तो मान लो कि क्लाउड पॉजिटिव चार्ज हो रखा है, मान लो कि क्लाउड पॉजिटिव चार्ज हो रखा है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस लाइटनिंग एरिस्टर के साथ इसके नेगेटिव को खींच लेगा अपनी तरफ। तो नेगेटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा, माइनस माइनस इसके हाथों पर आ जाएगा, इसके पंजों पर आ जाएगा, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज इसके पंजों पर आ जाएगा। तो यहाँ पे सपोर्ट काफी कम रहता है, इसके जो नॉक होती है ना, यहाँ पे सपोर्ट काफी कम रहता है चार्जेस को रखने के लिए। तो इसी वजह से होता यह है कि ये चार्जेस जो नेगेटिव चार्ज है ये प्लस की तरफ चले जाते हैं। अब मुझे बताओ, एक नेगेटिव जो प्लस की तरफ चले गया तो न्यूट्रल कर देगा उसे, एक नेगेटिव और प्लस की तरफ चले गया तो इसे न्यूट्रल कर देगा, एक नेगेटिव प्लस की तरफ चले गया तो इसे न्यूट्रल कर देगा, और धीरे धीरे सारे नेगेटिव ऊपर चले जाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या हो जाएगी, इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ये बोलेगा यार मेरे में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो कौन मदद करेगा इसकी, ये अनबैलेंस हो जाएगा ना, इसके सारे माइनस जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये अनबैलेंस हो जाएगा। तो ये अनबैलेंस ना हो इसलिए हमारी अर्थ माता, हमारी देवी माता क्या करती है, इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देती है इसको। तो जितने इलेक्ट्रॉन क्लाउड में जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन अर्थ इसको दे देगी, ताकि इलेक्ट्रॉन इसका प्लस भी बैलेंस रह सके, ठीक है। और अब क्लाउड में जब सारे के सारे माइनस चले जाते हैं तो क्लाउड कोई भी बिजली नहीं बनाता है, और यहाँ पे हल्की सी बिजली आपको देखने को कभी कभी मिल जाती है इसके बीच में जब ये ट्रांसफर हो रहा होता है, और हल्की सी जो बिजली आपको देखने को मिलती है उसको उस समय बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज, उसको उस समय बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। उसके बाद क्लाउड जब आगे की तरफ जाएगा तो जो भी क्लाउड अब जाएगा, जो जाएगा वो न्यूट्रल हो चुका होगा क्लाउड। अब वो क्लाउड कहीं पे भी बिजली नहीं फेंक सकता, हमने उसको बिजली लेस बना दिया, ठीक है। तो ये बच्चों 3 तरह की चीजें मैंने आपको समझा दी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के लिए इलेक्ट्रोस्कोप समझा दिया, लाइटनिंग एरिस्टर समझा दिया, और बॉडी के हिसाब से भी समझा दिया। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जब भी कोई चार्ज बॉडी किसी अनचार्ज बॉडी के पास आती है, पहले तो अनचार्ज ही था ना,
तो इसलिए जो अनचार्ज बॉडी हो जाती है वो पोलराइज हो जाती है और उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जब भी कोई चार्ज बॉडी किसी अनचार्ज बॉडी के पास आती है तो अनचार्ज बॉडी पोलराइज हो जाती है एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जब भी कोई चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी के पास आती है तो वो आपकी पोलराइज हो जाती है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्या इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन किसे कहते हैं? अच्छे से आ गया? कोई दुख कोई तकलीफ? अब आप पूछ रहे होंगे लिखना गया आपने तो इतना ढेर सारा इसी में बता दिया, तो अब लिखना है बच्चों आपको, ठीक है। तो ये सिर्फ डेफिनेशन के हिसाब से समझाया मैंने आपको, लेकिन अगर पेपर में आ जाता है कि एक मेथड बताओ तो आप इंडक्शन का मेथड बता सकते हो और साथ में एक एग्जाम्पल बता सकते हो। तो एग्जाम्पल मैं आपको अब देता हूं, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, उसके बाद एक एग्जाम्पल लास्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी नोट करिए, फिर एक और एग्जाम्पल करते हैं। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन अगर पेपर में आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और इसका एक एग्जांपल बता दीजिए, तो एग्जांपल तो मैंने बहुत सारे बता दिए आपको, ये चौथा एग्जांपल है, तो मेरी बात मानो तो ये चौथा एग्जांपल लिख के आना, ठीक है। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ, यहाँ पे फिगर नंबर 1 है, यहाँ पे मैंने स्पेयर बनाया बच्चों, तो स्पेयर बताओ अभी किसमें कितने कितने चार्ज हैं, तो आपका जवाब होगा एक न्यूट्रल, एक पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन है, पर ये किसी बैटरी वैटर से कनेक्ट नहीं है, तो इसका ओवरऑल चार्ज क्या होगा? ओवरऑल चार्ज इसका 0 होगा। ओवरऑल चार्ज क्या होगा? 0। इसमें न्यूट्रल भी है, इसमें न्यूट्रल भी है, इसमें प्लस वाले भी हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है। लेकिन ये घूम रहे हैं और इक्वल अमाउंट में, इसलिए नेट चार्ज क्या होगा? 0। लेकिन अगर मैं कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी यहाँ पे लगा दूं तो जो प्लस होंगे वो इधर की तरफ आ जाएंगे, माइनस आपके दूर भाग जाएंगे, माइनस आपके दूर भाग जाएंगे। उसके बाद मैं क्या करता हूं बच्चों, मैं इसको ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन में लगा देता हूं। मुझे सिर्फ यहाँ पे प्लस चाहिए, मुझे माइनस को हटा देना है, तो मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूं? ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते ही हो, अर्थिंग करने को बोलते हैं। ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं जी, मतलब यानी कि अर्थिंग कर देते हैं, ग्राउंडिंग कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरफ माइनस है तो इस तरफ जो माइनस होगा वो सारा का सारा माइनस नीचे की तरफ चले जाएगा, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ चले जाएंगे और करंट किधर आ जाएगा? करंट आपका ऊपर की तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज लेके ऐसे ऊपर आ जाएगा और इसमें और प्लस प्लस भर देगा, और प्लस प्लस भर देगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या होगा? ये प्रोसेस हो रहा होगा, प्लस आ रहे होंगे और ये प्रोसेस हो रहा होगा और सारे के सारे माइनस निकल जाएंगे, लेकिन नेगेटिव रॉड प्लस को पकड़े रहेगी, क्योंकि नेगेटिव रॉड आपको तब तक लगा के रखनी है जब तक अर्थिंग आपकी कंप्लीट ना हो जाए, और जैसे ही अर्थिंग आपकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप हटा देना, क्योंकि अगर आप उससे पहले हटाओगे तो प्लस भी फिर जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, आपको अर्थिंग हटाकर इसको हटाना है, ये नहीं कि इसको हटा दे और अर्थिंग लगी हुई है, वो दोबारा से न्यूट्रल हो जाएगा सब कुछ, समझ रहे हो ना बात को। तो यहाँ पे करना क्या है? यहाँ पे करना यह है कि इसको हटाना है, उसके बाद सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इस तरफ स्प्रेड हो जाएगा। तो सिंपल है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फिगर शोज आ स्फीयर विद नो चार्ज, मतलब नेट चार्ज क्या होगा? 0, फिगर 1। फिगर 2 शोज आ रॉड हैविंग नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की रॉड है, ब्रॉड क्लोज टू द स्फीयर, स्फीयर के क्लोज ले जाएंगे। दिस रिपेल द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन द स्फीयर ऑफ पार्ट अवे, फ्री इलेक्ट्रॉन को पीछे की तरफ भगा देगा और प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। और यह पोलराइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पोलराइज। फिगर नंबर 3 शोज द इलेक्ट्रॉन ऑन द स्फीयर मूव टू द अर्थ बाय द अर्थिंग ऑफ द स्फीयर, फिर अर्थिंग कर देंगे तो सारा का सारा माइनस निकल जाएगा और प्लस और ऊपर से आ जाएगा, ठीक है। फिगर शोज द पॉजिटिव चार्ज इज स्टिल रिटेन, पॉजिटिव चार्ज रुका हुआ रहेगा जब तक नेगेटिवली चार्ज रॉड लगी भी रहेगी, और जैसे आप नेगेटिवली चार्ज रॉड हटा दोगे तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के सरफेस पे स्प्रेड कर जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा। तो फिगर नंबर 5 आपको ये मिलेगा। इसका उल्टा भी कर सकते थे बच्चों, उल्टा ये कर सकते थे, यहाँ पे प्लस लगाते तो माइनस इधर होता, प्लस उधर की तरफ चले जाता, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते, जब आप अर्थिंग करते तो अर्थिंग करने में प्लस नीचे जाता, इलेक्ट्रॉन और ऊपर आ जाते, फिर आप उसके बाद ये हटा देते तो आपको नेगेटिव चार्ज बॉडी मिल जाती। तो ये मैंने पॉजिटिव चार्ज बॉडी के हिसाब से समझाया। आप अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी करोगे तो नेगेटिव चार्ज बॉडी भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम उसमें। तो बच्चों आज का वीडियो लेक्चर इस टॉपिक का काफी लंबा हो चुका है, इन डिटेल बता दिया मैंने, ठीक है, ताकि आपको कोई भी एक एक चीज में डाउट ना हो। तो सारी चीजें अच्छे से लिखो, अच्छे से पढ़ते रहो। और अब मैं आपको 2 मेथड अगली वीडियो में समझाऊंगा, एक होता है फ्रिक्शन और एक होता है आपका एक होता है
कंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन मैंने समझा दिया, अब फ्रिक्शन और कंडक्शन हम अगली वीडियो में समझेंगे और उसके कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी करेंगे बच्चों। अभी के लिए इतना ही, एंजॉय करते रहिए साइंस को, जोश बना हुआ रहना चाहिए, जोश बना हुआ रहना चाहिए, ठीक है। और नोट्स बनाओ अच्छे से, स्क्रीनशॉट मत लेना, क्योंकि नोट्स एक बार में बना लोगे नहीं तो स्क्रीनशॉट मोबाइल में पड़ा हुआ रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 3 में। अभी के लिए मौज मस्ती भी करते रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए। ओके, थैंक यू।